तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और वो ये भी भाषण करते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हमको शर्म महसूस हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को किसी बात पर शर्म महसूस हो ना हो, मगर अपने को ओबीसी कहने में जरूर शर्म महसूस होनी चाहिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री होकर गिनती नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी निकाला तो ये समझ में आया कि आरएसएस के लोगों का दबाव है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी गिनती नहीं कर रहे हैं। वो सरकार आरएसएस के इशारे पर चलने वाली सरकार है और आरएसएस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो जो 3.5% के ब्राह्मण हैं वो देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो जो देश में हिंदू मुसलमान चला रहे हैं उनका पोल खुल जाएगा। और वो हमारे ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहते रहते हैं मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। अगर जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे तो ये पोल खुल जाएगी और पता चलेगा कि मुसलमानों को तो कहीं कुछ मिला नहीं है और एससी एसटी ओबीसी को भी कहीं कुछ नहीं मिला, बल्कि जो मिला है वो तो ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो इससे इनको लगता है कि ओबीसी जागृत हो जाएगा तो अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ेगा। अगर ओबीसी इन लोगों का साथ ना दे तो ये सेंटर में सरकार की छोड़ो, गांव में सरपंच नहीं बना सकते। हिंदू के नाम पर ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े, उनको कुछ नहीं मिला, उनकी गिनती तक नहीं हुई, जानवरों की हो रही है। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं तो फायदा 3.5% लोगों को हो रहा है। अगर हम अपनी गिनती के लिए लड़ेंगे, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे तो फायदा हमारे लोगों को होगा। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग कोई चोरी डकैती करके जेल नहीं जा रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जेल जा रहे हैं। अभी चौधरी विकास पटेल छोटा नेता है, अगर हमको जेल में डाल देंगे तो हम थोड़ा और बड़े नेता हो जाएंगे, तो हमारे समाज के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी लड़ाई तो चौधरी विकास पटेल लड़ रहे हैं। तो अगर कल भारत बंद में हमको गिरफ्तार करेंगे तो जिनको नहीं पता है ओबीसी के लोगों को कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं ये नेता है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो देश भर में लोगों का माइंड सेट कर रहे हैं कि 24 में ये जो सरकार हम लोगों के विरोध में, हमारे समर्थन से आई और हमारे विरोध में काम कर रही है, तो हम जिसको बिठा सकते हैं उसको वहां से उतार भी सकते हैं। तो 24 में इसको उतारा जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये भूमिका है। देश भर में 1931 की जो जनगणना है उसके अनुसार ओबीसी की आबादी 52% बताई गई है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भी ओबीसी की आबादी 52% बताई गई है। लेकिन आज़ाद भारत में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं और वो खुद अपने को पिछड़े वर्ग का प्रचारित करके देश का प्रधानमंत्री बने। 52% ओबीसी को ऐसा लगा कि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के लोगों ने सपोर्ट किया। नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का सपोर्ट लिया, लेकिन उन्होंने जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। जब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि या तो 2011 के आंकड़े पब्लिश कर दे सरकार, या तो जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति आधारित जनगणना करे, तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और वो ये भी भाषण करते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हमको शर्म महसूस हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को किसी बात पर शर्म महसूस हो ना हो, मगर अपने को ओबीसी कहने में जरूर शर्म महसूस होनी चाहिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री होकर गिनती नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी निकाला तो ये समझ में आया कि आरएसएस के लोगों का दबाव है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी गिनती नहीं कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछले 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उसको काउंटर करने के लिए हिजाब विवाद से लेकर, अजान विवाद से लेकर, काशी मथुरा विवाद से लेकर तमाम प्रकार के विवाद आरएसएस के द्वारा पैदा किए गए थे, लेकिन फिर भी हमारा भारत बंद कामयाब रहा और अभी दोबारा से 29 नवंबर को हम लोग दोबारा से भारत बंद करने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चल रही है। इसके अलावा भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम जी, उनका भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को भारत बंद का समर्थन है और उनके भी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा देश भर में बड़े पैमाने पर यह तैयारी की जा रही है। केंद्र जनगणना के पक्ष में इसलिए नहीं है, केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार आरएसएस के इशारे पर चलने वाली सरकार है और आरएसएस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो जो 3.5% के ब्राह्मण हैं वो देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो जो देश में हिंदू मुसलमान चला रहे हैं उनका पोल खुल जाएगा। क्यों हाँ, देश के ब्राह्मण इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि देश की सत्ता और व्यवस्था पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर उन लोगों ने कब्जा किया है
और वो हमारे ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहते रहते हैं मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। अगर जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे तो ये पोल खुल जाएगी और पता चलेगा कि मुसलमानों को तो कहीं कुछ मिला नहीं है और एससी एसटी ओबीसी को भी कहीं कुछ नहीं मिला, बल्कि जो मिला है वो तो ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो इससे इनको लगता है कि ओबीसी जागृत हो जाएगा तो अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ेगा। अगर ओबीसी इन लोगों का साथ ना दे तो ये सेंट्रल में सरकार की छोड़ो, गांव में सरपंच नहीं बना सकते। ओबीसी के समर्थन की वजह से सेंट्रल में इनकी सरकार है और ओबीसी को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाया हुआ है। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि जाति आधारित जनगणना हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग ओबीसी को जागृत करने का काम देश भर में कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ता जो ओबीसी से हैं वो आपके संगठन में वर्तमान में है? अभी नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वहां हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। कई हजार ओबीसी के लोग आए थे और एक मत होकर के उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जाति आधारित जनगणना के लिए भारत बंद होना चाहिए। 28-29 राज्यों से ओबीसी उसमें शामिल हुए थे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक ताकत अभी देश में निर्माण हो गई है, खासतौर से पिछड़े वर्ग का। जो ये गैप था कि पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस वैचारिक संगठन नहीं था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उस कमी को भरपाई कर दिया है और अभी बड़े पैमाने पर हमारा काम चल रहा है लगातार। अभी नागपुर में जो हेडक्वार्टर का घेराव हुआ था उसमें भी ओबीसी के लोग बहुत बड़ी संख्या में शामिल थे। आपका जो बंद है, जो आपने खाद बंद का जो आह्वान किया है, वो किन किन मुद्दों को लेकर के? सिर्फ ये जनगणना का नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा उसमें जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। उसके अलावा ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं देश में और ये जो केंद्र सरकार है ये ईवीएम घोटाले से चुनकर आई हुई सरकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के संदर्भ में जो फैसला दिया था कि ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल लगाया जाए और पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकलते हैं उनकी रिकाउंटिंग किया जाए अगर कोई विवाद होता है। लेकिन अभी उस आदेश पर तो कोई अमल हुआ नहीं 8 अक्टूबर 2013 के। इसलिए जो सरकारें बन रही है ईवीएम से वो घोटाले की सरकारें बन रही हैं। तो हम लोग ये भी मांग उसमें रखे हुए हैं, या तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहते, ईवीएम से कराना चाहते हो, तो विवाद की स्थिति में जो पेपर ट्रेल से कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उनका 100% उनका मिलान किया जाए, मतलब रिकाउंटिंग किया जाए। तो ये हमारी मांग। एक तो ये मुद्दा है। एक बड़ा मुद्दा है, जब किसान आंदोलन देश में चल रहा था तो उसको नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगकर खत्म कराया, मगर साथ ही साथ ये तय हुआ था किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून सरकार लाएगी, मगर अभी तक एमएसपी गारंटी कानून का कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। देश में कंपनियां जो चीज बनाती हैं उसकी कीमत वो निर्धारित करती हैं, देश में किसान जो चीज पैदा करता है उसकी कीमत कौन निर्धारित कर रहा है? सरकार जो निर्धारित भी करती है उस पर भी उनकी खरीदी नहीं होती है। तो उनको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और 29 तारीख को भारत बंद करेंगे, 29 नवंबर को। क्या लगता है भारत बंद करने की जो आपकी नीति है इसमें सरकार आपकी बातों पे मान जाएगी और कब तक उम्मीद है अगर कि सरकार नहीं मानेगी तो 2024 में हमारे लोग सरकार बदल देंगे। हम केवल बंद करो ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम देश भर में डे टू डे कार्यक्रम करके लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बहुत हो गई। हिंदू के नाम पर ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े, उनको कुछ नहीं मिला, उनकी गिनती तक नहीं हुई, जानवरों की हो रही है। मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है, ऐसा सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। तो दोनों को कुछ नहीं मिला तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं तो फायदा 3.5% लोगों को हो रहा है। अगर हम अपनी गिनती के लिए लड़ेंगे, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे तो फायदा हमारे लोगों को होगा। तो अभी बड़े पैमाने पर देश भर में ओबीसी इस बात के लिए तैयार हो गया है कि हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। अगर ये जनगणना नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं तो 24 में हमारे लोग देख लेंगे उनको। लेकिन सर ओबीसी समाज को देखा जाता अक्सर करके ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस पे ज्यादा लीन होते हैं, उसी पे ज्यादा पीछे रहते हैं। तो कैसे आरक्षण और किसी वही मेरा भी सवाल था कि अगर जो ओबीसी है अगर वो वैचारिक रूप से आपके साथ नहीं आता है तो ये बदलाव तो संभव नहीं है। वैचारिक रूप से अपने आप कोई आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। और लाने के लिए लगातार हम अगर आप हमारा फेसबुक पेज सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा डे टू डे के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। डे टू डे के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें लोग आ रहे हैं और ओबीसी के लोग आ रहे हैं। तो वो जो ओबीसी के लोग आ रहे हैं वो तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के वो इस काम को कर रहे हैं।
तो देश भर में जो जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को समझाने का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को बताने का कार्यक्रम चल रहा है, उससे देश में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है और लोग बड़े पैमाने पर हमारा जो कैंपेन चल रहा है उसको साथ सहयोग कर रहे हैं। 25 मई को जो हम लोगों ने भारत बंद किया था उसको भी बड़ा समर्थन मिला। इवन इतना ज्यादा मुद्दे आरएसएस के द्वारा डाइवर्ट करने के बावजूद भी 25 मई के भारत बंद को बहुत बड़ा सफल समर्थन मिला। और अभी जो 29 नवंबर का कर रहे थे और बड़ी तैयारी के साथ में कर रहे हैं, तो इसको और बड़ा समर्थन मिलने की संभावना है। जैसे कि अभी नागपुर में रावण प्रताप जी को जो है वहाँ पर पुलिस ने डिटेन कर लिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप भारत बंद करने के लिए भारत में वहाँ भी आपको पुलिस जो है डिटेन करेगी, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, पुलिस डिटेन करेगी, पुलिस जेल में ले जाएगी। हम भी नागपुर में गिरफ्तार हुए थे। मेश्राम जी को तो बहुत अमानवीय तरीके से उठाया गया। इस तरीके से तो करना नहीं चाहिए। मानवीय तरीका नहीं था, वो अमानवीय तरीका था जिसकी निंदा की जानी चाहिए। और अभी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उस मुद्दे को लेकर के। लेकिन अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार की, तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को कहेंगे और वो हमको हमारा हक दे देंगे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की, तो हमको जेल जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और जो भी स्थिति परिस्थिति आती है उससे लड़ने के लिए हमारे लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग कोई चोरी डकैती करके जेल नहीं जा रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जेल जा रहे हैं। अभी चौधरी विकास पटेल छोटा नेता है, अगर हमको जेल में डाल देंगे तो हम थोड़ा और बड़े नेता हो जाएंगे, तो हमारे समाज के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी लड़ाई तो चौधरी विकास पटेल लड़ रहे हैं। तो जिनको नहीं पता है उनको भी, मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया तो जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया। तो अगर कल भारत बंद में हमको गिरफ्तार करेंगे तो जिनको नहीं पता है ओबीसी के लोगों को कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं, ये नेता है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का उससे मूल कोई नुकसान नहीं होगा। 2024 में भारत का मूल निवासी किसको चुन रहा है पता नहीं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि सेंट्रल में जो आरएसएस द्वारा बनाई गई सरकार है, वो सरकार संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, एससी एसटी ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है उसको खत्म करने में लगी हुई है। तो इसको बदलने की जरूरत है और इसको बदलने में जो बड़ी भूमिका लोग निभा सकते हैं, कुछ लोग उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम लोग तो देश भर में लोगों का माइंड सेट कर रहे हैं कि 24 में ये जो सरकार हम लोगों के विरोध में, हमारे समर्थन से आई और हमारे विरोध में काम कर रही है, तो हम जिसको बिठा सकते हैं उसको वहां से उतार भी सकते हैं। तो 24 में इसको उतारा जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये भूमिका है। लेकिन पार्टी कोई आप कोई ऐसा पार्टी है नहीं, पार्टी का इशू नहीं है, इशू है बीजेपी को हराने का। पार्टी नहीं, पार्टियां बहुत सारी हैं और बहुत सारी कोशिशें देश भर में हो रही है ना विपक्ष को इकट्ठा करने की। अगर विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि हर पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अकेले नहीं हराया जा सकता, इसलिए ना बड़ी बड़ी पार्टी के लोग इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो ये जो तमाम एकजुटता की बात हो रही है, हम तो ये चाहते हैं कि समूचा विपक्ष, बीजेपी को छोड़कर समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए और एकजुट होकर के बीजेपी को हराने का काम करे 24 में।